ये वीडियो क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 2 है और आप नाम देख सकते हैं चैप्टर का क्या नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। तो यहां पर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ना है, किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस के फ्रेंड भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जिनको हम लोग अनएडेड आई से नहीं देख सकते, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो आप देख सकते हैं these are living organisms that cannot be seen with the unaided eye। तो हम लोग यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अनएडेड आई से नहीं देख सकते। अनएडेड आई मतलब क्या हो गया, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम माइक्रोब्स होते हैं उनको हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो कि कुछ साइज में बड़े होंगे, उनको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस से भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं। तो आप नाम से भी देख सकते हैं माइक्रो है, माइक्रो मतलब क्या हो गया, बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, दूसरा हो गया एल्गी, इसके बाद क्या हो गया प्रोटोजोआ और चौथा हो गया फंजाई। तो फंजाई को अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, तो कई जगह पे इसको फंजाई बोलते हैं, इंडिया में हम लोग फंगी बोलते हैं या फिर इसको फंगाई भी बोलते हैं। तो यहां पर मैं फंगी वर्ड यूज करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहां बैक्टीरिया में जैसे कि स्पाइरल बैक्टीरिया हो गया, रॉड शेप बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये 2 नाम आपको याद करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं एल्गी। तो एल्गी बहुत प्रकार के होते हैं, उनका डाइवर्स फॉर्म होता है, डाइवर्स उनका स्ट्रक्चर होता है। उनमें से आप 1-2 नाम याद कर सकते हैं, जैसे कि क्या होगा क्लेमाइडोमोनास, ये सिंगल सेल्ड होता है, सिर्फ एक ही सेल का होता है। और जबकि आप देखेंगे स्पाइरोगाइरा तो ये मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल का मिलकर बना होता है। इसके बाद यदि हम लोग देखिए प्रोटोजोआ, तो यहां भी 2 नाम आपको याद रखना है। पहला क्या है अमीबा और दूसरा क्या नाम है पैरामीशियम। आप जानते हैं कि अमीबा का कोई परमानेंट शेप नहीं होता है और पैरामीशियम आप देख सकते हैं चप्पल की आकृति का होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है फंगी। तो इसको हम लोग फंजाई भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये फंगी जो है इसमें सबसे पहले क्या हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया। तो आपने कभी कभी देखा होगा अपने घरों में कि आपके घर का जो ब्रेड है वो स्पॉइल हो जाता है, तो उसके ऊपर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो क्या आपको पता है वो धब्बे क्या होते हैं? यदि आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और वह क्या होता है, ब्रेड मोल्ड होता है, जो कि आपके ब्रेड को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यह है पेनिसिलियम। तो इन सारी चीजों को आपको याद कर लेना है। तो अभी आपने देखा कैसे हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप बनाकर पढ़ा, लेकिन यहां पर अब हम लोग वायरसेस को देखते हैं। तो वायरसेस भी आपको लगते हो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, बल्कि इनको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोपिक मानते हैं। तो वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं लेकिन इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मानते हैं। तो ऐसा भला क्यों? क्योंकि ये स्वयं से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इनको रिप्रोडक्शन के लिए कोई होस्ट सेल चाहिए होता है। तो आप देख सकते हैं तो वायरसेस रिप्रोड्यूस only inside the living host cell like bacterium, plant और animal। मतलब यदि वायरसेस को मल्टीप्लाई करना है, उनको अपनी संख्या बढ़ानी है, उनको रिप्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए उनको लिविंग सेल की आवश्यकता होती है। तो वो क्या करते हैं, वो लिविंग सेल पर अटैक करते हैं और उस लिविंग सेल के सारे मैकेनिज्म को यूज करके वो अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग वायरसेस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना कह के माइक्रोस्कोपिक कह रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल, मतलब वो जब लिविंग होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो अपनी संख्या को वो बढ़ाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए राइट डाउन द नेम ऑफ सम डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, तो आप लिख सकते हैं यहां पर इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, पोलियो और चिकन पॉक्स। तो जो आपको यहां पर दिया गया वो नाम आप यहां लिख सकते हैं, तो इसको आपको याद करना होगा। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं, बहुत सारे वायरसेस के द्वारा होते हैं, बहुत सारे फंगी के द्वारा होते हैं। तो इन सब का नाम आपको याद रखना होगा।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं वेयर डू माइक्रोब्स लिव्स। तो माइक्रोब्स हम लोगों ने देखा कि क्या क्या माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, फंगी है। तो आखिर ये कहां रहते हैं? तो आप देख सकते हैं जो सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हैं, सिंगल सेल्ड एल्गी है, प्रोटोजोआ है, साथ ही साथ मल्टी सेलुलर एल्गी और फंजाई है, वो कहां कहां रहते हैं? तो आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग तक इनका विस्तार है। मतलब ऐसा कहीं भी जगह नहीं है जो ये नहीं पाए जाते हैं। कुछ जगह ये बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, कुछ जगह ये कम संख्या में पाए जाते हैं। कुछ प्रजातियां इनकी है जो कि कुछ क्लाइमेटिक रीजन में पाई जाएंगी और कुछ प्रजातियां हैं जो कि एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये डिजर्ट से लेकर मार्शी लैंड तक पाए जाते हैं। इनसाइड द बॉडी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। जबकि आप देख सकते हैं फंगी एंड अल्गी में लिव इन कॉलोनीज। तो बहुत सारे इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एलोन रहते हैं। जैसे कि क्या हो गया आपका, जैसे हो गया आपका अमीबा, ये क्या रहते हैं, सिंगल रहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो अल्गी हैं वो क्या रहते हैं, वो कॉलोनीज में भी रहते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे फ्रेंड हैं, क्या क्या उनके बेनिफिशियल यूजेस हैं, क्यों वे हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, वही सब चीजों को हम लोग को देखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल क्यों हैं। तो उसके लिए आप ये 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये कर्ड एंड ब्रेड बनाने में यूज इनका उपयोग होता है, कमर्शियल यूज इनका है, मेडिसिनल यूज है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी इसके लिए यूज है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी कार्य करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके अंदर क्या क्या चीज बताई गई है वो भी चीज हम लोग को पढ़ना है। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या यूज है तो आप इसको लिख सकते हैं ब्रेड और कर्ड को बनाने में यूज होता है, कमर्शियल यूज होता है, बहुत सारी चीजों के प्रोडक्शन में इसका यूज होता है, मेडिसिनल यूज होता है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में यूज होता है और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में यूज होता है। तो बहुत आसानी से आप को याद भी कर सकते हैं। यदि हम लोग सिंगल टॉपिक को देखें तो सबसे पहले क्या, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो क्या आप जानते हैं जो कर्ड हमारे घर में जमाया जाता है, जो दही हमारे घर में जमाया जाता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से दही का उपयोग करना पड़ता है। तो आखिर इस दही में क्या होता है, इसमें होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम और बैक्टीरिया ये भी याद रखना है आपको। बैक्टीरिया हो गया प्लूरल और बैक्टीरियम क्या हो गया, सिंगुलर। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वह क्या करता है, प्रोमोट्स फॉर्मेशन ऑफ मिल्क टू कर्ड। ये मिल्क से कर्ड बनाने को प्रमोट करता है, मतलब मिल्क से कर्ड को ये जमाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो चीज है, पिकल्स हैं, इडली है, भटूरा, छोला भटूरा जो आपने खाया उसमें जो भटूरा है उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद वह चीज जो कि आपका सबसे फेवरेट है वह है केक, पेस्ट्रीज। तो वो आखिर कैसे बनता है, तो वो बनता है ईस्ट से। ये आपको याद रखना कि ईस्ट से क्या बनता है, पेस्ट्रीज बनता है, केक्स बनता है। तो क्या आप जानते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले तो यहां पर आपको एक बाउल में क्या लेना पड़ता है, मैदा लेना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा चीनी, गर्म पानी और फिर ईस्ट पाउडर आपको डालना पड़ता है और आप उसको गूंथना पड़ता है। जब आप इसको गूंथेंगे तो ये इस प्रकार से रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको गूंथने के बाद आपको छोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही कुछ देर आप छोड़ेंगे आप देखेंगे कि ये जो, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो आपने यहाँ पर गूंथ के जिस चीज को बनाया उसको हम लोग डो कह रहे हैं, यहाँ पर डो कह रहे हैं, वह क्या हो जाता है, वह फूल के बड़ा हो जाता है, यानी कि वह फूल जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आखिर ये क्यों फूल जाता है। तो इसके आंसर में आप कर सकते हैं यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। जो यीस्ट है वहां पर रैपिडली रिप्रोड्यूस कर रहा है एंड प्रोड्यूसेस CO2। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है रैपिडली और वहां पर CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान वो क्या बना रहा है, CO2 को बना रहा है। तो यीस्ट जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करता है और वो ब्रीदिंग करेगा, सांस लेगा, उसको रेस्पिरेशन कहेंगे और रेस्पिरेशन के थ्रू वो क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 को प्रोड्यूस करेगा। और यही जो CO2 का बबल है, बबल ऑफ गैस,
फिल द डो, डो को भर देता है, डो में भर जाता है, और इसलिए डो क्या हो जाता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम। तो डो का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आप कुछ कुछ की पॉइंट्स को यहां देख सकते हैं। रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली, जिससे कि CO2 बनता है रेस्पिरेशन के थ्रू, और इसमें क्या होता है, बबल्स ऑफ गैस जो है वो फिल कर देते हैं डो को, जिससे कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वाइन्स। तो अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है। तो ये जो यीस्ट होते हैं वे क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के द्वारा सुगर को क्या करते हैं, अल्कोहल में बदलते हैं, और इसलिए इनका उपयोग किया जाता है अल्कोहल को बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन बार्ली, व्हीट, राइस, फ्रूट्स। तो ये जो यीस्ट है उसको जो नेचुरल शुगर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो जो खाद्यान्न होते हैं जैसे कि बार्ली हो गया, व्हीट हो गया, या फ्रूट जूसेस हो गए, राइस हो गया, उन पर उसको क्या किया जाता है, ग्रो कराया जाता है, और इससे वह क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। तो ये शुगर को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। शुगर्स को अल्कोहल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। वर्ड यूज करेंगे कन्वर्जन करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर का जब कन्वर्जन होता है अल्कोहल में तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो इसको आपको याद कर लेना, ये क्लास 10th में भी आपको काम करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इसको जो खोजा था वो किसने खोजा था, लुईस पास्चर ने खोजा था। यदि हम लोग मेडिसिनल यूज की बात करें तो माइक्रोब्स बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। इससे बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं जिसको हम लोग एंटीबायोटिक्स के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे लिए बहुत सारे डिजीज में काम करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज में काम करता है, उसको बनाने के लिए फिर माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का नाम जो कि आपको याद रखना एग्जाम में, वह है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये नाम आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट डाउन द नेम ऑफ सम एंटीबायोटिक्स। तो आपको क्या लिख देना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो ये कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं जिसको आपको याद रखना है एकदम हमेशा के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका यूज वैक्सीन को बनाने में होता है। तो जो वैक्सीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी को डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए। तो जब आप बच्चे होंगे तो आपको ही बहुत सारे वैक्सीन लगाए गए होंगे, बहुत सारे टीका लगाया गया होगा। आपको पोलियो का टीका याद करिए जरूर लगाया गया होगा। तो ये क्या करता है, बहुत सारे डिजीज को प्रिवेंट करता है होने से। तो आखिर ये वैक्सीन कैसे काम करता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो वैक्सीन कैसे काम करता है इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको यहां समझना पड़ेगा। तो जब भी कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब हमारे शरीर पर हमला करता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। ये आपको याद रखना है। कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब यदि आपके शरीर पर हमला करेगा तो आपका शरीर क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। और ये जो एंटीबॉडी है इससे क्या करता है, फाइट करता है और उसको समाप्त करने का कोशिश करता है। इसका मतलब हमारा बॉडी खुद से ही अपना रक्षा करता है, और इसी को हम लोग इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। यदि हम ज्यादा इम्यून होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में ज्यादा रहेगी, तो हम ज्यादा डिजीज से फाइट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन हमला कर रहा है, डिजीज कैरिंग माइक्रोब यदि हमला कर रहा है तो हमारा शरीर क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो यहां पर वैक्सीन क्या करता है, तो एक्चुअली में जो वैक्सीन होता है उसमें क्या होता है कि जो डेड और वीकेंड यानी कि जो मरा हुआ या कम प्रभावी माइक्रोब को हमारे शरीर में डाला जाता है। तो ये जो डिजीज कॉजिंग था, जो डिजीज कर रहा था, उसको कम पावरफुल बनाकर लेस पावरफुल और डेड, इसको हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यानी कि ये जो इंट्रोड्यूस कराया जाता है वैक्सीन के रूप में, वह भी माइक्रोब्स ही होता है, हमारे शरीर में डाला जाता है। तो वह क्या होता है, वह कम पावरफुल होता है, लेस पावरफुल होता है, उससे हमारे शरीर को हानि नहीं होता है, या फिर वो मरा हुआ होता है। तो वो जैसे ही हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस होता है, हमारा शरीर को लगता है कि वह असली है, यानी कि वो बहुत हार्म करेगा।
तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और यही एंटीबॉडी आगे तक रहता है, कैरी होता है। तो मान लीजिए कभी 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कोई एक्चुअल में फिर माइक्रोब हमारे ऊपर हमला करता है, तो फिर ये एंटीबॉडी क्या करता है, उससे फाइट करने में मदद करता है और उस डिजीज से हमारे लड़ने के लिए वह प्रिवेंशन देता है, मतलब वह प्रिवेंट करता है उस डिजीज को। तो इस प्रकार से वैक्सीन काम करता है। और यहां एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन था उसको एडवर्ड जेनर ने खोजा था। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कैसे जो माइक्रोब्स हैं वो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, तो ये दो प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। एक तो फॉर्मेशन ऑफ मैन्यूअर है, खाद का निर्माण है, और दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है इसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं और जो इन्वायरमेंट में फ्री नाइट्रोजन है उसको फिक्स करके नाइट्रेट्स के रूप में बदलते हैं, जिसको प्लांट्स ले सकते हैं और उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। तो यहां से आपको एक प्रश्न पूछ दिया जा सकता है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सर ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए। तो आपको यहां नाम लिख देना है सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो कुछ बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो लास्ट है आप देख सकते हैं क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो जो माइक्रोब्स हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे कि कोई प्लांट का वेस्ट है, एनिमल का वेस्ट है, जो जानवर मर जाते हैं, आखिर वो कहां चले जाते हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो माइक्रोब्स के द्वारा उनका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा, वह है डिकम्पोजिशन। तो ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं बहुत सारे प्लांट्स वेस्ट को, एनिमल वेस्ट को, और उसको सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। तो ये जो सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं उसको वापस से ये प्लांट्स जो हैं वह एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये न्यूट्रिएंट के रूप में काम कर सकता है। और इसी प्रकार से मैन्योर का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि माइक्रोब्स का हमारे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसलिए हम लोग माइक्रोब्स को फ्रेंड भी मानते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत अलग अलग तरीके से ह्यूमंस को और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हार्म करते हैं। तो उनमें सबसे पहला है, क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस में, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजेन। तो आपको ये प्रश्न आएगा एग्जामिनेशन में कि व्हाट आर पैथोजेंस। तो आप लिख सकते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। इसको एकदम याद रख लिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो डिजीज को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक को कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरे को कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहेंगे, जो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में नहीं फैलते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे सिंपल सा उदाहरण आप ले सकते हैं, कॉमन कोल्ड है और कॉलरा है। ये कैसे डिजीज है, ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं। लेकिन मैं बात करूं यदि ब्लड प्रेशर की, तो क्या ब्लड प्रेशर एक कम्युनिकेबल डिजीज है? नहीं, ब्लड प्रेशर एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यह एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता है। तो चलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो यहां आप देख सकते हैं माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड, आपको वर्ड क्या याद रखना है, स्प्रेड मतलब फैल जाता है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाता है, फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड एंड हेल्दी, और क्या करता है, स्प्रेड करता है। और ये कैसा डिजीज है, माइक्रोबियल डिजीज है। तो दो तीन की पॉइंट्स यदि आपको याद है तो आसानी से आप इसे लिख सकते हैं, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन।
थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड और फिजिकल कांटेक्ट। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो डिजीज है कैसे फैल सकते हैं। तो ये एयर के द्वारा, एयर बॉर्न हो सकते हैं। तो जो एयर के द्वारा इन्फेक्शन होगा वह नाक के द्वारा फैलेगा, मतलब एक से दूसरे व्यक्ति में नाक के द्वारा एयर या मुंह के द्वारा जो एयर है वो कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, और उस तरीके से ये इन्फेक्शन कर सकता है। दूसरा होता है वाटर और तीसरा होता है फूड। तो ये वाटर और फूड जो है वो बेसिकली माउथ से रिलेटेड होगा। जब हम इन्फेक्टेड फूड और इन्फेक्टेड वाटर को या तो खाएंगे या तो पिएंगे तो उससे ये डिजीज फैल सकता है। इसके बाद फिजिकल कांटेक्ट से भी बहुत सारे डिजीज फैलते हैं। तो ये सारा हो गया कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज को कुछ एनिमल्स होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इसको फैलाते हैं और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर्स बोलते हैं। तो कैरियर्स क्या करता है, कैरी करता है। इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दैट कैरीज और ट्रांसफर डिजीज। तो इंसेक्ट या फिर एनिमल जो डिजीज को कैरी करता है या ट्रांसफर करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, या फिर कहीं से भी ट्रांसफर करके दूसरे में पहुंचा दे, गंदगी से उस डिजीज को ट्रांसफर करके किसी व्यक्ति में पहुंचा दे, तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैरियर्स बोलेंगे। तो ये क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं या ह्यूमन एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कैरियर की तरह काम करेंगे और डिजीज को ट्रांसफर करेंगे, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर्स बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि एनोफिलिस मॉस्किटो है वह मलेरिया का कैरियर हो गया, और फीमेल एडिस है वह डेंगू फीवर का कैरियर हो गया। तो इसको आपको याद कर लेना है। अब कुछ डिजीज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उन किसके कारण वो होता है यह आपको याद कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं जो टीबी है वह बैक्टीरिया के द्वारा होता है और एयरबॉर्न होता है। तो यह भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयरबॉर्न कुछ डिजीज के नाम बताएं। तो आप लिख सकते हैं टीबी, मेजल्स, जो यहाँ पर लिखा हुआ है चिकन पॉक्स, पोलियो, ये भी एयर के द्वारा हो सकता है। कभी कभी पूछा जाता है कि वाटर बॉर्न डिजीज के नाम बताएं। तो आप यहाँ पर टाइफाइड, हेपेटाइटिस या फिर कॉलेरा का भी नाम लिख सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि फूड के द्वारा फैलने वाले, तो कॉलेरा के नाम आप लिख सकते हैं। तो पहले तो आपको ये याद कर लेना है, फिर ये याद कर लेना है, बहुत एकदम याद कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं टीबी बैक्टीरिया के द्वारा है और ये एयरबॉर्न है। मीजल्स जो है वायरस के द्वारा होता है और ये एयरबॉर्न है। चिकन पॉक्स, पोलियो भी वायरस के द्वारा होगा और एयर और कॉन्टेक्ट के द्वारा होगा चिकन पॉक्स, और पोलियो क्या होगा, एयर या वाटर के द्वारा। तो इसको एकदम याद कर लेना है आपको। इसके बाद कॉलेरा देख सकते हैं बैक्टीरिया के द्वारा होता है और फूड और वाटर के द्वारा ट्रांसमिशन हो सकता है। टाइफाइड है ये बैक्टीरिया के द्वारा और वाटर के द्वारा इसका ट्रांसमिशन होगा। हेपेटाइटिस है ये वायरस और ये वाटर के द्वारा फैलता है। तो ये सारा चीज आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मलेरिया का नाम लिया गया है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और ये मस्कीटो एनोफिलिस जैसे मैंने बताया उसके द्वारा फैलता है। इसके बाद एक डिजीज है जो कि जानवरों में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स के बारे में भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है कभी आपको एग्जाम में पूछा जाए। ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये फूट और माउथ में होता है, इसको बोलते हैं खुरहा और चपका। तो ये क्या हो गया, एंथ्रेक्स, और किसके द्वारा हो गया, बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये सब आपको याद कर लेना है। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से ह्यूमंस में और कैटल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या प्लांट में भी कुछ डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। तो आप देखेंगे कि बहुत प्रकार के डिजीज होते हैं प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, लेकिन उन सब के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर कुछ जानकारियां हम लोगों को दी गई हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गया और फंगी हो गया, इसके द्वारा बहुत सारे डिजीज जो है वह व्हीट में, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल और बहुत सारे प्लांट्स में ये डिजीज फैलते हैं। तो कुछ के नाम आपको याद कर लेने हैं। जैसे सबसे पहला है साइट्रस कैंकर। ये साइट्रस प्लांट्स यानी नींबू वाले जो प्रजाति के प्लांट है उनमें फैलता है। ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये एयरबॉर्न होता है। इसके बाद आप देखते हैं रस्ट ऑफ व्हीट है। ये व्हीट यानी कि गेहूं में होगा और ये फंगी के कारण होगा जो कि एयरबॉर्न होता है। इसके बाद आप देखेंगे येलो वेन ऑफ मोजाइक ऑफ भिंडी, तो ये भिंडी में होगा और ये वायरस के कारण होगा और ये इंसेक्ट के द्वारा होगा। तो आप देख सकते हैं एक बैक्टीरिया, फंगी और वायरस तीनों के द्वारा एक एक डिजीज यहां पर बताया गया है। तो इनको आप एकदम रट लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं फूड पॉइजनिंग। आपने सुना होगा कि बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया, मुझे उल्टी होने लगा और मेरा तबीयत बिगड़ गया। तो आखिर ये क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि यदि हम लोग बासी खाना खा लें, जो स्पॉइल्ड फूड है उसको खा लें, तो फिर ये हमें ऐसा होता है। तो ये कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल फूड के कारण होता है। स्पॉइल मतलब क्या हो गया? जब कोई फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करेगा और उस पर ग्रो करेगा और वह जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसमें से रिलीज होगा, तो उस टाइप के फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉइल फूड बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब फूड पे ग्रो करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस निकालेगा, तो वो फूड कैसा हो जाएगा? स्पॉइल्ड हो जाएगा और वो बहुत ही हानिकारक होगा हमारे लिए। काउज सीरियस इलनेस इवन डेथ। ये सीरियस इलनेस काउज कर सकता है, जबकि मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण से जब भी फूड खाना चाहिए तो ताज़ा फूड खाना चाहिए, गर्म करके खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी हमने देखा किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को स्पॉइल कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग बहुत सारे उपाय करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन के थ्रू हम लोग जो हमारा फूड है उसको काफी समय तक बचा सकते हैं। तो यहां पर यदि हम लोग फूड प्रिजर्वेशन करते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फूड पर ग्रो नहीं कर पाते हैं और ये हमारे फूड को स्पॉइल नहीं कर पाते हैं। तो आपने अपने घरों में बहुत सारे ऐसी चीजें देखी है जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, जैसे कि आंवले का कैंडी हो गया, अचार हो गया, साथ ही साथ जैम हो गया। इनको प्रिजर्व करके हम लोग काफी समय तक रखते हैं और इसको सालों भर यूज करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रिजर्वेशन के वे कौन कौन से तरीके हैं जिसका उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या है? केमिकल मेथड। इसमें सबसे पहला चीज आपको पढ़ना है वह है प्रिजर्वेटिव किसे कहते हैं। तो प्रिजर्वेटिव किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सा है, जो चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो चेक करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को। तो यहां पर आपको एक चेक वर्ड याद कर लेना होगा। चेक मतलब रोकता है। क्या रोकता है? ग्रोथ को रोकता है। किसके ग्रोथ को रोकता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है। तो दैट चेक्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यह भी आप लिख सकते हैं। तो केमिकल दैट चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। तो ये प्रिजर्वेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपने घरों में आंवले का जूस देखा होगा, उसमें भी क्या डाला जाता है? प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। जो जैम देखा है उसमें भी क्या डाला जाता है? प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग बाजार से खरीद के लाते हैं, जो कि फूड आइटम होता है। उसमें आप देखेंगे उसमें लिखा होगा कि सोडियम बेंजोएट डाला गया है, जो कि क्या है? एक प्रिजर्वेटिव है। तो ये आप प्रिजर्वेटिव याद कर लेंगे। केमिकल प्रिजर्वेटिव बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो सोडियम बेंजोएट क्या है? एक प्रिजर्वेटिव है। दूसरा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड भी क्या है? एक प्रिजर्वेटिव है। तो कभी भी आपको पूछा जाए कि दो प्रिजर्वेटिव के नाम लिखिए, तो आप इनके नाम लिख सकते हैं, सोडियम बेंजोएट और क्या है? सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। तो ये आप एकदम याद कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग प्रिजर्वेटिव जो कि हम लोग आम जीवन में यूज करते हैं, जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को क्या करता है? रोकता है। तो उनमें आप नाम देख सकते हैं। सबसे पहला है नमक का प्रयोग करके, जो हम लोग कॉमन साल्ट उपयोग करते हैं, उसका उपयोग भी प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। जैसे कि जो मीट है, फिश है, उसको लपेट दिया जाता है नमक से, तो उसमें माइक्रोब्स डेवलप नहीं कर पाते हैं। आंवला है, रॉ मैंगो है, इसमें भी नमक, ज़्यादा से ज़्यादा नमक यूज़ करेंगे तो उसमें जो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स है वह क्या होता है? वह रुक जाता है। शुगर के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकते हैं। जैसे कि जो जैम्स हो गया, जेलीज हो गया, स्क्वैशेस हो गया, इसमें शुगर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ क्या होता है? रुकता है। इसके बाद ऑयल एंड विनेगर। तो आपने अचार जो खाया होगा, जो पिक्कल खाया होगा, उसमें तेल डाला जाता है, बहुत सारा तेल डाला जाता है। वह क्यों डाला जाता है? ताकि वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या कर सके? रोक सके। तो विनेगर और ये ऑयल, इसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं? माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं और ये प्रिजर्वेटिव की तरह उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और वह है पाश्चराइजेशन क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब दूध को रखा जाता है तो उसको उबाल दिया जाता है। तो उबाला क्यों जाता है?
ताकि वह जो दूध है उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला ना कर सकें। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे फूड आइटम को आप कहाँ रखते हैं, आप फ्रिज में रखते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक चलता है, ज़्यादा दिनों तक चलता है। तो ये हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं अपने घरों में जो फूड आइटम है उसको माइक्रोब से बचाने के लिए। तो यहाँ पर पाश्चराइजेशन क्या होता है यह भी आपको याद कर लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले मिल्क को हीट किया जाता है अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए, और उसके बाद सडनली उसको चिल किया जाता है और स्टोर किया जाता है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन। और इसका खोज किसने किया था, लुईस पाश्चर ने। तो ये आप एकदम याद कर लीजिए, हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछा जाए। इसके बाद है स्टोरेज एंड पैकिंग। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फूड आइटम है उनको बहुत अच्छे से सील पैक कर दिया जाता है, एयर टाइट कर दिया जाता है, और जिससे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का हमला ना हो सके। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोग प्रिजर्वेशन कर सकते हैं माइक्रोब से। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हुए नाइट्रोजन साइकिल। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वह बहुत अलग अलग प्रकार के केमिकल्स से मिलकर बना है। तो आप जरूर जानते हो कि हमारे शरीर में प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन्स हैं, और साथ ही साथ जो प्लांट्स हैं उनका शरीर में आप देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, क्लोरोफिल है। तो या तो प्लांट्स हो या तो एनिमल्स हो, उनका जो शरीर है वो बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और ये जो कुछ केमिकल मैंने लिखा है इसको बनाने के लिए नाइट्रोजन बहुत ही आवश्यक है। बिना नाइट्रोजन के ये केमिकल्स तैयार नहीं हो सकते। तो क्या फिर हमारा अस्तित्व हो सकता है? इसका उत्तर है नहीं। तो जिस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन को सांस के द्वारा लेते हैं, क्या नाइट्रोजन को भी हम लोग सांस के द्वारा ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, कभी भी नहीं ले सकते। तो हम लोग ये नाइट्रोजन की जो डिमांड है उसको कैसे पूरा करते हैं? तो जो हम लोग प्लांट्स को यूज करते हैं, उस प्लांट्स को जो हम लोग खाते हैं उसके द्वारा इस नाइट्रोजन की डिमांड को हम लोग पूरा करते हैं। तो आखिर ये प्लांट किस प्रकार से नाइट्रोजन को एब्जॉर्व करते हैं? क्या प्लांट्स एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्व कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। वो भी जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में उसको डायरेक्ट एब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि जो नाइट्रोजन है उसका हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन। सबसे पहले जो नाइट्रोजन है उसको ऐसे कंपाउंड्स में बदल दिया जाता है जिसको प्लांट्स एब्जॉर्व कर सकें, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो हाउ कैन यू डिफाइन नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इन द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो इसको फिक्स करता है और सर्टेन नाइट्रोजनस कंपाउंड में इसको बदलता है जिसको फिर प्लांट्स एब्जॉर्व कर सके, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। आपको क्या क्या याद कर लेना है, नाम याद कर लेना। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन को। क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। यह एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को फिक्स करता है और नाइट्रोजन के कंपाउंड में उसको क्या करता है, बदलता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं वह है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल किस प्रकार से जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वह लिविंग वर्ल्ड में आता है, और लिविंग वर्ल्ड के बाद वापस किस प्रकार से वह एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ये जो पूरा एक साइकिल चलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल होता है, उसमें सबसे पहले आप देख सकते हो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वह कितना होता है, 78%। तो वह सबसे पहले फिक्स होता है। तो यहां जैसे मैंने बताया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है वह किसके द्वारा हो रहा है, वह बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा हो रहा है। तो कुछ सर्टेन बैक्टीरिया है जिसके बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है और उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदलता है, और फिर वो कहां चला जाता है, सॉइल में पाया जाएगा। या आप देख सकते हैं आप, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वह लाइटनिंग के द्वारा भी फिक्स होता है।
अब ये जो नाइट्रोजन है वह कुछ कंपाउंड में परिवर्तित हो गया, जो कि क्या है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, और जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये फिर कहाँ चला गया, प्लांट्स में चला गया, और प्लांट्स से फिर ये नाइट्रोजन, प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल खाता है, एनिमल ईट प्लांट, और इस तरीके से ये नाइट्रोजन है वह कहाँ पहुंच गया, एनिमल में पहुंच गया। अब जब एनिमल का डेथ होता है या फिर वो जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन करता है, नाइट्रोजन सब्सटेंस को एक्सक्रीट करता है, वो सारा चीज फिर वापस कहाँ चला जाता है, सॉइल में। और इसके बाद ये जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, ये जो है आप देख सकते हैं, इसको फिर कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि किस फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो वापस कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से एक साइकिल चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है, और ये जो नाइट्रोजन है, कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। तो वो जो नाइट्रोजन है वापस कहाँ चला जा रहा है, एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, और इस प्रकार से ये पूरा साइकिल चल रहा है। ये फिर कहाँ चला गया, प्लांट्स में चला गया, एनिमल्स में चला गया, और वापस कहाँ चला गया, इन्वायरमेंट में चला गया। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। मैं मिल रहा हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, उससे भी आप जरूर देखिए। थैंक यू।